इस वीडियो में हम कवर कर रहे हैं यूपी पीसीएस 2024 के लिए इंडियन पॉलिटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे लिए। कई बार एग्जैक्ट क्वेश्चन रिपीट हो जाता है या फिर हमें ऑप्शंस एलिमिनेट करने में भी हेल्प करते हैं। तो ये क्वेश्चंस हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम्स के लिए। Which act of British Parliament abolished the East India Company monopoly over trade in India? ब्रिटिश पार्लियामेंट के किस एक्ट के द्वारा जो ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली थी इंडिया पर उसे एबॉलिश कर दिया, खत्म कर दिया? रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, चार्टर एक्ट ऑफ 1813, नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर इज सी, चार्टर एक्ट ऑफ 1813. Next question is, by which of the following act Legislative Council of India received the power to discuss the budget? किस एक्ट के द्वारा जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थे उसको बजट डिस्कस करने की पावर मिल गई थी? इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 एंड इंडियन काउंसिल एक्ट 1919. Correct answer is B, Indian Council Act 1892. In which of the following acts the provision was made for the establishment of Supreme Court at Calcutta? Regulating Act 1773, Pitt's India Act 1784, Charter Act 1813, Charter Act 1833. कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट बनाया जाएगा, इससे रिलेटेड प्रोविजंस किस एक्ट में थे? करेक्ट आंसर इज ए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773. By which one of the following acts was the Federal Court in India created? इंडिया में फेडरल कोर्ट को किस एक्ट के द्वारा क्रिएट किया गया था? इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, नन ऑफ द अबव. करेक्ट आंसर इज डी, क्योंकि जो फेडरल कोर्ट है इंडिया में उसको क्रिएट किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंडर. और ये कब क्रिएट हुई थी? फेडरल कोर्ट को क्रिएट किया गया था 1 अक्टूबर 1937 को. नेक्स्ट, द फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया वॉज एस्टैब्लिश्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर? किस ईयर में फेडरल कोर्ट को एस्टैब्लिश किया गया? 1935, 1937, 1946, 1947. करेक्ट आंसर इज बी, 1937. In the context of Indian history, the principle of diarchy refers to. Diarchy का क्या मतलब होता है? Division of central legislature into two houses, introduction of double government, that is central and state government, having two sets of rulers, one in London and another in Delhi, and D option कह रहा है division of subjects delegated to the provinces into two categories. प्रोविंसेस के पास जो भी सब्जेक्ट्स हैं उनको दो कैटेगरीज में डिवाइड करने को डायरकी कहा गया था. करेक्ट आंसर इज डी, डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट्स डेलीगेटेड टू द प्रोविंसेस इनटू टू कैटेगरीज. डायरकी का मतलब डबल रूल भी होता है. विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट सेटअप डायरकी सिस्टम एट सेंट्रल लेवल? किस एक्ट के द्वारा डायरकी सिस्टम को सेटअप किया गया था सेंट्रल लेवल पे? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909, इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1892. करेक्ट आंसर इज ए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. द एक्ट ऑफ 1909 वॉज एसोसिएटेड विद. 1909 का एक्ट किससे रिलेटेड है? इंट्रोडक्शन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट, डिसेंट्रलाइजेशन, डायरकी या फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल्स? करेक्ट आंसर इज ए, इंट्रोडक्शन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट. विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द प्रिंसिपल फीचर्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919? इनमें से हमें बताना है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के कौन से फीचर्स हैं. द इंट्रोडक्शन ऑफ डायरकी इन द एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट ऑफ द प्रोविंसेस,
The introduction of separate communal electorates for Muslim, devolution of legislative authority by the center to the provinces. Select the correct answer using the codes given below. Only 1, 2 and 3, 1 and 3 या फिर 1, 2, 3. करेक्ट आंसर इसका होगा सी. 1 and 3 स्टेटमेंट आपके सही है. द इंट्रोडक्शन ऑफ डायरकी इन द एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट ऑफ द प्रोविंसेस and devolution of legislative authority by the center to the provinces. Second statement is wrong. The introduction of separate communal electorate for Muslim 1919 के एक्ट से नहीं किया गया था. ये आया था 1909 के एक्ट में. With reference to the Indian civil services, which of the following statements is are correct? इंडियन सिविल सर्विसेज के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है? Government of India Act 1919 provided for a separate examination for the Indian civil services which was to be held in India. Second statement कह रहा है in the Indian civil services in 1941 the percentage of Indians was more as compared to the Europeans. Select the correct answer using the code given below. Code कह रहा है only 1, only 2, both 1 and 2, neither 1 nor 2. Correct answer is C. Both 1 and 2 statements are right. Next, the Indian legislature was made bicameral for the first time by Indian Council Act 1892, Indian Councils Act 1909, the Government of India Act 1919, and D option is the Government of India Act 1935. Correct answer is C. By the Government of India Act 1919. इंडियन लेजिस्लेचर को पहली बार बाई कैमरल बनाया गया बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के द्वारा. विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स इंट्रोड्यूस द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोक्रेसी? द इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, एंड डी ऑप्शन इज द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947. करेक्ट आंसर इज सी. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोक्रेसी. विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इंट्रोड्यूस द बाईकैमरल लेजिस्लेचर एट द सेंटर? सेंटर में बाईकैमरल लेजिस्लेचर किस एक्ट के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया? 1961 एक्ट, 1917 एक्ट, 1919 या फिर 1915? Correct answer is C. 1919 Act. Which act for the first time made it possible for the Indians to take some share in the administration of their country? Charter Act 1833, Charter Act 1853, Government of India Act 1858, Indian Councils Act 1861. किस एक्ट के द्वारा पहली बार ये पॉसिबल हुआ कि जो इंडियंस हैं वो भी एडमिनिस्ट्रेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं? करेक्ट आंसर इज ए. चार्टर एक्ट ऑफ 1833 सर. द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट्स एज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लान्स? सेंटर और स्टेट के बीच में जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वो कौन से प्लान से आया था? मॉडले मिंटो रिफॉर्म 1909, Montagu Chelmsford Reforms 1919, Government of India Act 1935, Indian Independence Act 1947. Correct answer is C. Government of India Act 1935. Next, a federal system and diarchy at the center was introduced in India by. Federal system and diarchy को सेंटर में इंट्रोड्यूस किया गया था किस एक्ट के द्वारा? द एक्ट ऑफ 1909, एक्ट ऑफ 1919, एक्ट ऑफ 35, नन ऑफ द अबव. करेक्ट आंसर इज सी. एक्ट ऑफ 1935. द प्रोविजन फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन. ऑल इंडिया फेडरेशन से रिलेटेड जो प्रोविजंस हैं उनको इंक्लूड किया गया था किस एक्ट में?
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, अगस्त ऑफ 1940, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, कैबिनेट मिशन प्रपोजल 1946. Correct answer is A, Government of India Act 1935. Which one of the following act provided for the federal polity in India? फेडरल पॉलिटी की बात किस एक्ट में करी गई है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947. करेक्ट आंसर इज सी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in the federation established under the act of 1935, residuary powers were given to. 1935 के एक्ट के द्वारा जो फेडरेशन इस्टेब्लिश किया गया उसमें पावर्स को डिवाइड किया गया, तो जो रेजिडरी पावर्स थी वो किसे दी गई? फेडरल लेजिस्लेचर को, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर को, गवर्नर जनरल या फिर प्रोविंशियल गवर्नर को? करेक्ट आंसर इज सी, गवर्नर जनरल. In the Federation established by the Government of India Act of 1935, residuary powers were given to the. सेम क्वेश्चन है और इसे रिपीट किया गया है IAS प्रीलिम्स 2018 में. फेडरल लेजिस्लेचर, गवर्नर जनरल, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर या फिर प्रोविंशियल गवर्नर्स? करेक्ट आंसर इज बी, गवर्नर जनरल. Which one of the following is not an important and permanent constituent in the constitutional history of India as adopted in the Government of India Act 1935? Option है a written constitution for the country, elected representatives responsible to the legislature, envisaging a scheme of federation, nomination of official members to the legislature. Correct answer is A, a written constitution for the country. देखो, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था उसमें कहीं पे भी ये मेंशन नहीं किया गया था कि कंट्री का रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होगा. रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री से रिलेटेड कोई प्रोविजंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में नहीं अवेलेबल था. One amongst the following was not a salient feature of the Government of India Act 1935. इनमें से कौन सा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का सैलेंट फीचर नहीं है? The act provided for an all India federation. Residuary subjects were allocated to provincial legislatures. It marked the beginning of the provincial autonomy. It abolished diarchy at the provincial level and introduced it at the center. Correct answer is B. Residuary subjects were allocated to provincial legislature. ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का फीचर नहीं है. इनमें से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के सैलेंट फीचर कौन कौन से हैं? द एक्ट प्रोवाइडेड फॉर एन ऑल इंडिया फेडरेशन. इट मार्क्ड द बिगनिंग ऑफ द प्रोविंशियल ऑटोनॉमी. इट अबॉलिश्ड डायरकी एट द प्रोविंशियल एंड इंट्रोड्यूस्ड इट एट द सेंटर. तो नेक्स्ट टाइम आपसे ऐसे पूछा जा सकता है ना कि विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग आर द सैलेंट फीचर्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, और ये 3 ऑप्शन आपको दे दिएगा. इसलिए हमें चारों ऑप्शंस पे ध्यान देना होता है. Why is the Government of India Act 1935 important? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है? It is the main source of the Constitution of India. It gave independence to India. It envisages partition of India. It abolished the native states. Correct answer is A. It is the main source of the Constitution of India. Constitution of India बनाते टाइम आधे से ज़्यादा पोर्शन जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है. Which one of the following act led to the separation of Burma from India? इनमें से कौन से एक्ट से बर्मा का सेपरेशन हुआ इंडिया से? द इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935,
Indian Independence Act 1947. Correct answer is C. Government of India Act 1935. Burma was separated from India according to the provisions of the Government of India Act 1935. The proposal for framing the Constitution of India by an elected Constituent Assembly was made by. इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा फ्रेम किया जाएगा. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्टेड होनी चाहिए. ऐसा प्रपोजल किसने रखा? साइमन कमीशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, क्रिप्स मिशन, ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन. करेक्ट आंसर इज सी, क्रिप्स मिशन. As per the cabinet mission plan in the constituent assembly to decide allotted member seat in each province, one representative was in ratio to which population? एक रिप्रेजेंटेटिव कितनी पॉपुलेशन के लिए खड़ा रहेगा? करेक्ट आंसर इज बी, 10 लाख. 1 रिप्रेजेंटेटिव फॉर 10 लाख पीपल. ठीक है, ऐसा कहा गया था. Who among the following persons was not a member of cabinet mission? इनमें से कौन से कैबिनेट मिशन का मेंबर नहीं था? विलियम वुड, पैथिक लॉरेंस, स्टैफर्ड क्रिप्स, A.B. Alexander. Correct answer is A, William Wood. Indian Constituent Assembly was established under. इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को इस्टेब्लिश किया गया था किसके अंडर? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, क्रिप्स मिशन 1942, कैबिनेट मिशन 1946, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947. करेक्ट आंसर इज सी, कैबिनेट मिशन 1946. इन द इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म्ड इन 1946 में जो इंटरिम गवर्नमेंट बनी, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल वॉज. तो उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के वाइस प्रेसिडेंट कौन बना? जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. करेक्ट आंसर इज ए, जवाहरलाल नेहरू. Who among the following Who of the following was not the member of the interim national government formed in August 1946? C. Rajgopalachari, Dr. Rajendra Prasad, Dr. S. Radhakrishnan, Jagjeevan Ram. Correct answer is C, Dr. S. Radhakrishnan. Who gave the idea of a constituent assembly firstly for the formation of constitution for India? सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म करने का आइडिया किसने दिया था? स्वराज पार्टी 1934, कांग्रेस पार्टी 1936, मुस्लिम लीग इन 1942, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस इन 1946. करेक्ट आंसर इज ए, स्वराज पार्टी 1934. नेक्स्ट, which of the following statements are true in relation to the constituent assembly? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? असेंबली वॉज बेस्ड ऑन अडल्ट सफरेज. द असेंबली वॉज अ रिजल्ट ऑफ डायरेक्ट इलेक्शन. असेंबली वॉज अ मल्टी पार्टी बॉडी. असेंबली वर्कड थ्रू वेरियस कमिटीज. चूज द करेक्ट आंसर बाय यूजिंग द कोड गिवन बिलो. 1 and 2, 2 and 3, 3 and 4, 1, 2, 3, 4. तो देखो, असेंबली वॉज बेस्ड ऑन अडल्ट सफरेज, ऐसा तो नहीं था. ठीक है. सेकेंड ऑप्शन, द असेंबली वॉज अ रिजल्ट ऑफ डायरेक्ट इलेक्शन, नहीं, डायरेक्ट इलेक्शन भी नहीं हुए थे. इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 and 4. असेंबली वॉज अ मल्टी पार्टी बॉडी. असेंबली वर्कड थ्रू वेरियस कमिटीज. करेक्ट आंसर इज C, 3 and 4. Which of the following statements are correct regarding to the Indian Constituent Assembly? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? इट वॉज नॉट बेस्ड ऑन अडल्ट फ्रेंचाइज. इट रिजल्टेड फ्रॉम डायरेक्ट इलेक्शन.
It was not a multi-party body. It worked through several committees. अगर आप ध्यान से ऑप्शंस को देखेंगे तो पीछे वाले क्वेश्चन के जैसा ही है। यहाँ पे देखो, इट वॉज नॉट बेस्ड ऑन अडल्ट फ्रेंचाइज, तो ये ऑप्शन सही है। एंड इट वर्कड थ्रू सेवरल कमिटीज, ये भी सही था। इट रिजल्टेड फ्रॉम डायरेक्ट इलेक्शन, डायरेक्ट इलेक्शंस तो नहीं हुए थे। इट वॉज नॉट अ मल्टी पार्टी बॉडी, इट वॉज अ मल्टी पार्टी बॉडी, तो ये भी गलत हो जाएगा। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ए एंड डी आर ट्रू। Member of Constituent Assembly who drafted the Constitution of India were nominated by British Parliament, nominated by Governor General, elected by legislative assemblies of various provinces, elected by Indian National Congress and Muslim League. Correct answer is C, elected by legislative assemblies of various provinces. इसे जरा एक बार डिटेल में देखते हैं। देखो, जो मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, उन्हें इलेक्ट किया गया था लेजिस्लेटिव असेंबलीज के द्वारा। जो अलग अलग प्रोविंसेस की लेजिस्लेटिव असेंबलीज थी, उनके द्वारा इन्हें इलेक्ट किया गया था। ईच प्रोविंसेस ऑफ ईच इंडियन स्टेट और ग्रुप ऑफ स्टेट्स वर अलॉटेड टोटल नंबर ऑफ सीट्स प्रोपोर्शनल टू देयर रिस्पेक्टिव पॉपुलेशन, रफली इन द रेशियो ऑफ 1 to a million। एक रिप्रेजेंटेटिव जो है वो 10 लाख पीपल के लिए था, ठीक है। एज अ रिजल्ट 292 मेंबर्स वर इलेक्टेड थ्रू प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज, तो जिसके कारण 292 मेंबर्स जो हैं वो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज से आए। 4 मेंबर्स वर रिप्रेजेंटेड बाय चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस, while the Indian princely state were allotted minimum of 93 सीट्स, और इंडियन प्रिंसली स्टेट को टोटल कितनी सीट्स मिली थी? 93 सीट्स। With reference to the Indian history, the members of the Constituent Assembly from the provinces were directly elected by the people of those provinces, nominated by the Indian National Congress and the Muslim League, elected by the provincial legislative assemblies, selected by the government for their expertise in constitutional matters. Correct answer is C, elected by the provincial legislative assemblies. Who was the chairman of the Constituent Assembly of India? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया के चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, मिस्टर अय्यर, पंडित जवाहरलाल नेहरू। करेक्ट आंसर इज ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। द फर्स्ट डे सेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज चेयर्ड बाय, इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो पहला डे था सेशन का, उसको किसने चेयर किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू। करेक्ट आंसर इज बी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। Who chaired the first meeting of Constituent Assembly? Correct answer is C, Dr. Sachidanand Sinha. Who was the first elected chairman of Constituent Assembly? Correct answer is C, Dr. Rajendra Prasad. Who was the president of the Constituent Assembly of Independent India? Dr. B. R. Ambedkar, Dr. Rajendra Prasad, C. Rajgopalachari, K. M. Munshi. Correct answer is B, Dr. Rajendra Prasad. Constituent Assembly of India was established on 10th June 1946, 9th December 1946, 26th November 1949, 26th December 1949. Correct answer is B, 9th of December 1946. The first session of Constituent Assembly was held on, correct answer is A, 9th of December 1946. बार बार क्वेश्चंस रिपीट होते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है।
When was the Constituent Assembly established? December 1946. When was the first session of the Constituent Assembly held? Again same question. Constituent Assembly का first session कब हुआ? Correct answer is B, 9th of December 1946 को. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पहला सेशन 9th of December 1946 को स्टार्ट हुआ एंड 23rd of December 1946 को एंड हुआ. इसको अटेंड किया था 207 मेंबर्स ने अकॉर्डिंग टू राज्यसभा वेबसाइट. ठीक है. The resolution for giving a constitution to India was adopted by the Constituent Assembly on 22nd January 1946, 22nd January 1947, 20th February 1947, 26th July 1946. करेक्ट आंसर इज बी, 26 जनवरी 1947 को जो रेजोल्यूशन था उसे अडॉप्ट किया गया था. Who proposed the preamble before the drafting committee of the Constitution? जवाहरलाल नेहरू, B.R. अम्बेडकर, B.N. राव, महात्मा गांधी. करेक्ट आंसर इज ए, जवाहरलाल नेहरू. जवाहरलाल नेहरू ने प्रपोज किया था प्रियम्बल को बिफोर ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. In relation to the formation of the Constitution of India, which of the following sentences is are correct? इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के फॉर्मेशन से रिलेटेड इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? रेजोल्यूशन ऑफ ऑब्जेक्टिव बाय नेहरू affected the making of the constitution. Preamble fulfills various important objectives, aims. People of India ordered, directed the constitution. Head of the state is elected by the people directly. ऑप्शन है 1 2 3, 1 3 4, 2 3 4 एंड ऑल ऑफ द अबव. तो देखो जो लास्ट स्टेटमेंट है ये है रॉन्ग. स्टेट के जो हेड होंगे उनके इलेक्शंस डायरेक्टली नहीं होते हैं. करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, 1 2 एंड 3 स्टेटमेंट जो है वो सही है. Who of the following presented the objective resolution? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किसने प्रेजेंट किया था? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर C.D. देशमुख. करेक्ट आंसर इज बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू. How many sessions of the Indian Constituent Assembly were conducted for the formulation of Indian Constitution? टोटल कितने सेशंस कंडक्ट किए गए थे? 7, 9, 12, 15. करेक्ट आंसर इज सी, टोटल 12 सेशंस कंडक्ट किए गए थे. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को 2 years 11 months एंड 18 days लगे कॉन्स्टिट्यूशन को कंप्लीट करने में. इस पीरियड में टोटल 11 सेशन हुए थे ऑफ 165 days के. ठीक है, फिर एक लास्ट में सेशन हुआ तो इसीलिए इसका आंसर जो है वो 12 होगा. हाउ मच टाइम द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टुक टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? कितना टाइम लगा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में? 2 years 11 months 18 days. करेक्ट आंसर इज ए, 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे कॉन्स्टिट्यूशन को तैयार करने में. Who among the following was the chairman of the Union Constitution Committee of the Constituent Assembly? यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी के चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, J.B. कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर. करेक्ट आंसर इज सी, जवाहरलाल नेहरू. यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी के चेयरमैन कौन थे? जवाहरलाल नेहरू. देखो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी भी बनाई गई थी बाकी प्रोमिनेंट कमिटीज के साथ साथ. जवाहरलाल नेहरू चेयरमैन थे यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी के. कुछ और कमिटीज थी, उनके चेयरमैन भी देखते हैं. कमिटी ऑन रूल ऑफ प्रोसीजर, रूल ऑफ प्रोसीजर कमिटी के चेयरमैन थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. स्टीयरिंग कमिटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. स्टेट्स कमिटी जवाहरलाल नेहरू. ड्राफ्टिंग कमिटी डॉक्टर B.R. अम्बेडकर.
Advisory Committee on Fundamental Rights, Minorities, Tribal and Excluded Areas के चेयरमैन कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल. Who was the chairman of the Provincial Constitution Committee? Provincial Constitution Committee के चेयरमैन कौन थे of the Constituent Assembly? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर सरदार पटेल. करेक्ट आंसर इज डी, सरदार पटेल. नेक्स्ट, who was the chairman of the drafting committee of Indian Constitution? ड्राफ्टिंग कमिटी के चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा या फिर सी राजगोपालाचारी. करेक्ट आंसर इज ए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर. नेक्स्ट, who was the chairman of advisory committee on fundamental rights and minorities constituted by the Constituent Assembly? Correct answer is B, Sardar Patel. The drafting committee of the Constituent Assembly under Dr. B.R. Ambedkar had how many other members? जो ड्राफ्टिंग कमिटी थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की अंडर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, उसमें कितने और मेंबर्स थे? 7, 6, 5, 4. करेक्ट आंसर इज बी, 6 मेंबर्स और थे. Who among the following were the members of the drafting committee of the Constitution? कौन कौन मेंबर था ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का? एन गोपाला स्वामी, जवाहरलाल नेहरू, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, सरदार पटेल. करेक्ट आंसर होगा एन गोपाला स्वामी एंड अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर. 1 and 3. Correct answer is C, 1 and 3. Who amongst the following was not a member of the drafting committee? ड्राफ्टिंग कमिटी का मेंबर इनमें से कौन नहीं है? मोहम्मद सादुल्ला, के एम मुंशी, ए के अय्यर, जवाहरलाल नेहरू. करेक्ट आंसर इज डी, जवाहरलाल नेहरू. जवाहरलाल नेहरू ड्राफ्टिंग कमिटी के मेंबर नहीं थे. The Constituent Assembly set up a drafting committee under the chairmanship of Dr. B.R. Ambedkar on. Constituent Assembly ने ड्राफ्टिंग कमिटी सेटअप की अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर. किस तारीख को की? 13 दिसंबर 1946, 22 दिसंबर 1947, 3 जून 1947, 29 अगस्त 1947. करेक्ट आंसर इज डी, 29 अगस्त 1947 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने एक ड्राफ्टिंग कमिटी सेटअप करी जिसके चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर. Who was the constitutional advisor at the time of the formation of the Constitution? कॉन्स्टिट्यूशन के फॉर्मेशन के टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कौन था? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी एन राव, के एम मुंशी. करेक्ट आंसर इज सी, बी एन राव. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज प्रिपेयर्ड बाय. कॉन्स्टिट्यूशन का पहला ड्राफ्ट किसके द्वारा प्रिपेयर किया गया? बी आर अम्बेडकर, बी एन राव, के संथानाम, के एम मुंशी. करेक्ट आंसर इज बी, बी एन राव. बी एन राव के द्वारा पहला ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन का प्रिपेयर किया गया. When did the Constituent Assembly adopt the national flag? Constituent Assembly ने नेशनल फ्लैग कब अडॉप्ट किया? 22 जुलाई 1947 को. Who was the chairman of the National Flag Committee? नेशनल फ्लैग कमिटी के चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. हमें ये 3 स्टेटमेंट दिए हैं और बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है. द डिजाइन ऑफ नेशनल फ्लैग वॉज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया ऑन 22 जुलाई 1947. सेकेंड स्टेटमेंट है द व्हील ऑफ नेशनल फ्लैग हैज 21 स्पोक्स. 21 स्पोक्स होते हैं क्या? नहीं, 24 स्पोक्स होता है. द रेशियो ऑफ द विड्थ ऑफ द नेशनल फ्लैग टू इट्स लेंथ इज 3:4.
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 ओनली। सिर्फ पहला स्टेटमेंट सही है कि जो डिजाइन है नेशनल फ्लैग का उसको अडॉप्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा ऑन 22 जुलाई 1947 को। व्हील जो होता है नेशनल फ्लैग में उसमें टोटल 24 स्पोक्स होते हैं और नेशनल फ्लैग का रेशियो जो होता है वो कितना होना चाहिए, 2:3 का। तो सिर्फ पहला स्टेटमेंट ही करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द थर्ड रीडिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली स्टार्टेड। थर्ड रीडिंग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की कब स्टार्ट हुई थी? तो यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए हैं ये चारों में से कोई भी नहीं है। करेक्ट आंसर होगा 17 नवंबर 1949। 17 नवंबर 1949 को थर्ड रीडिंग स्टार्ट हुई थी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज कंप्लीटेड ऑन। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन किस तारीख को कंप्लीट हो गया था? नवंबर 26 1949। 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन हमारा पूरी तरीके से तैयार हो गया था। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा कब अडॉप्ट किया गया था? अगर आपसे पूछे कि कॉन्स्टिट्यूशन के अडॉप्शन डेट क्या है तो उसका करेक्ट आंसर होगा 26 नवंबर 1949। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज अडॉप्टेड ऑन विच डेट। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन किस तारीख को अडॉप्ट किया गया? 26 नवंबर 1949। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स ऑन। जब आपसे पूछे कि कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का कब फोर्स में आया तो उसका करेक्ट आंसर होगा 26 जनवरी 1950। दो वर्ड है यहाँ पे, ठीक है, एक है अडॉप्ट और एक है फोर्स। अडॉप्शन डेट है 26 नवंबर 1949 और फोर्स की डेट क्या आएगी? 26 जनवरी 1950। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अडॉप्टेड बाय। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसके द्वारा अडॉप्ट किया गया? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ब्रिटिश पार्लियामेंट, गवर्नर जनरल, इंडियन पार्लियामेंट। करेक्ट आंसर इज ए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन। एक ही क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हो जाता है? कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन 26 नवंबर 1949। The Constitution of India was enacted on 26 November 1949 by the Constituent Assembly. कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का जो इनैक्ट किया गया 26 नवंबर 1949 को वो किसके द्वारा किया गया? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा। The Constitution of India was adopted and enacted on 26 November 1949. कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ इंडिया इज सेलिब्रेटेड ऑन। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? 26 नवंबर। बी आर अम्बेडकर वॉज इलेक्टेड टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फ्रॉम। बी आर अम्बेडकर को इलेक्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, कहाँ से इलेक्ट किया गया था? वेस्ट बंगाल से, बॉम्बे प्रेसिडेंसी से, मिडिल इंडिया या फिर पंजाब? करेक्ट आंसर इज बी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी से। In which year was Jan Gan Man adopted as the national anthem of India? जन गण मन को कब अडॉप्ट किया गया एज अ नेशनल एंथम? करेक्ट आंसर इज सी, 1950। द स्टेट एम्बलम वॉज अडॉप्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन। एम्बलम को कब अडॉप्ट किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा? 26 जनवरी 1950 को। Deferment of adult franchisee for 15 years was advocated in Constituent Assembly by. Correct answer is C, Maulana Azad. Who among us the following advised that the Indian National Congress should be disbanded as a political party after independence of India? Correct answer is Mahatma Gandhi. ऐसा महात्मा गांधी ने कहा था।
Who was the president of Indian National Congress at the time of partition of India? इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट कौन था एट द टाइम ऑफ पार्टीशन ऑफ इंडिया? करेक्ट आंसर इज जेबी कृपलानी. In their nationalist reaction, the founding fathers of Indian Constitution tended to minimize the importance of minority interest and emotions. This view is credited to. Correct answer is D. Ivor Jennings. Constituent Assembly was Congress and Congress was India. Who said this? Constituent Assembly कांग्रेस है, कांग्रेस ही इंडिया है, ये किसने कहा? करेक्ट आंसर इज ए. ऑस्टिन ने कहा. Who said India is a quasi फेडरल स्टेट? इंडिया को क्वाजी फेडरल स्टेट किसने कहा? केसी वेयर. केसी वेयर ने इंडिया को क्वाजी फेडरल स्टेट कहा. Who in the beginning presented the idea of the Indian Constituent Assembly in pre-independence days? करेक्ट आंसर इज M.N. रॉय. प्री इंडिपेंडेंस से पहले सबसे पहले ये आइडिया किसने रखा था इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने का? करेक्ट आंसर होगा M.N. रॉय ने. हाउ मैनी विमेन मेंबर्स वर देयर इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? 15, 13, 12, 10. करेक्ट आंसर इज 12. कितनी विमेन मेंबर्स थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में? टोटल नंबर ऑफ विमेन्स वर 12. Who speaks of India's self-reliant social system? The rural system in India is a tiny republic. ऐसा किसने कहा है? चार्ल्स मेटकाल्फ. The state and the central government derive power from. स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर कहाँ से मिलती है? करेक्ट आंसर इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. The idea of preamble has been borrowed in Indian Constitution from the Constitution of. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल होना चाहिए, ये आइडिया किस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया? करेक्ट आंसर इज डी. यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से ये आइडिया आया. द कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन द इंडिया हैज बीन अडॉप्टेड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट किसके कॉन्स्टिट्यूशन से आया? करेक्ट आंसर इज बी. यूएसए. जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट भी यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से ही आया है. इन इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम विच वन इज सुप्रीम? इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में सबसे ऊपर किसे रखा जाता है? द सुप्रीम कोर्ट, द कॉन्स्टिट्यूशन, द पार्लियामेंट या फिर रिलीजन? करेक्ट आंसर इज बी. द कॉन्स्टिट्यूशन. The concept of a union of states in the Indian Constitution has been derived from. Indian Constitution में ये जो कॉन्सेप्ट है a union of states, ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया है? करेक्ट आंसर इज सी. द ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकन एक्ट से ये कॉन्सेप्ट आया है. The feature of federal system of Indian Constitution is inspired by the Constitution of. ये जो फीचर है फेडरल सिस्टम का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, ये किस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है? करेक्ट आंसर इज ए. कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से. द इंडियन फेडरलिज्म इज बेस्ड ऑन द पैटर्न ऑफ विच कंट्री? इंडियन फेडरलिज्म किस कंट्री के पैटर्न पे बेस्ड है? करेक्ट आंसर इज बी. कनाडा. Which of the following characteristics is common between the federal system of India and America? A single citizenship, 3 lists in the constitution, dual judicial system, and D option कह रहा है फेडरल सुप्रीम कोर्ट फॉर इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. इनमें से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है जो इंडिया और अमेरिका के फेडरल सिस्टम में कॉमन है? इसका करेक्ट आंसर होगा डी. अ फेडरल सुप्रीम कोर्ट फॉर इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. द सिस्टम ऑफ जुडिशियल रिव्यू एग्जिस्ट इन. जुडिशियल रिव्यू का जो सिस्टम है वो किस किस कंट्री में देखने को मिलेगा आपको? इंडिया ओनली, यूएसए ओनली, इंडिया एंड यूएसए, यूके ओनली? करेक्ट आंसर इज सी. इंडिया एंड यूएसए.
ये कॉन्सेप्ट हमने यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है और ये आपको इंडिया और यूएसए में ही सिर्फ देखने को मिलेगा। Concurrent list included in Indian Constitution is given by. Correct answer is B. Australia. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो कंकरेंट लिस्ट है, 3 लिस्ट होती है ना, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड देन कंकरेंट लिस्ट। तो ये जो कंकरेंट लिस्ट वाला कॉन्सेप्ट है ये हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। आइडिया ऑफ concurrent लिस्ट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन बोरोड फ्रॉम। करेक्ट आंसर इज सी, ऑस्ट्रेलिया। देखिए कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, इससे हमें पीवाईक्यू की इंपॉर्टेंस पता चलती है। The framers of the Constitution of India borrowed the concept of concurrent list described in the 7th schedule from the Constitution of Australia. Concurrent list का concept कहाँ से आया है? ऑस्ट्रेलिया से। The concept of directive principles of state policy in the Indian Constitution has been adopted from the Constitution of। DPSP का concept हमने किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है? करेक्ट आंसर इज बी, आयरलैंड। Indian Constitution has taken a certain feature of the constitution of other countries. Which country has contributed to the framing of the directive principle of state policy? सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा अलग तरीके से पूछ दिया। देखो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने बहुत सारे फीचर्स अलग अलग कंट्रीज से लिए हैं। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल का जो कॉन्सेप्ट है ये किस कंट्री से लिया है? आयरलैंड। करेक्ट आंसर इज आयरलैंड। In giving representation to talent, experience, and service in the composition of Council of States, the constitution makers of India were influenced by the example of. Correct answer is A, Irish Republic. Which of the following is not correctly matched? इनमें से कौन सा correctly matched नहीं है? Fundamental rights USA, DPSP Ireland, रेजिडुअल पावर्स ऑफ सेंटर ऑस्ट्रेलिया, इमरजेंसी पावर्स जर्मनी। देखो, जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसका कॉन्सेप्ट यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से आया है, डीपीएसपी आयरलैंड से आया है, इमरजेंसी जर्मनी। लेकिन जो रेजिडुअल पावर ऑफ सेंटर है वो हमने ऑस्ट्रेलिया से नहीं लिया है। वो हमने कहाँ से लिया हुआ है ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। करेक्ट आंसर इज सी, रेजिडुअल पावर्स ऑफ सेंटर ऑस्ट्रेलिया से नहीं आया है। The idea of fundamental rights was borrowed from the Constitution of। Fundamental rights का आइडिया किसके कॉन्स्टिट्यूशन से आया है? करेक्ट आंसर इज ए, यूएसए। कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज हैज बीन टेकन फ्रॉम। फंडामेंटल ड्यूटीज का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? करेक्ट आंसर इज सी, रशियन कॉन्स्टिट्यूशन से। पहले इसको कहते थे यूएसएसआर जब हमने ये कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया। देखते हैं सोर्सेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी किस कॉन्सेप्ट को हमने किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है या फिर उसे कहाँ से लिया गया है, ये हमें पता चलता है सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है। मेजर पोर्शन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बोरोड फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। आधे से ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशन तो हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को ब्लूप्रिंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। उसके बाद रूल ऑफ लॉ, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कैबिनेट सिस्टम, सिंगल सिटीजनशिप, बाईकैमरल लेजिस्लेचर, लॉ मेकिंग प्रोसीजर, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस एंड प्रिरोगेटिव रिट्स आर प्रोविजंस बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ब्रिटेन। इन सभी कॉन्सेप्ट्स को हमने ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। देन प्रीएम्बल, जुडिशियल रिव्यू, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, फंडामेंटल राइट्स, पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, प्रोसीजर ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट एंड रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस, इनके प्रोविजंस को हमने लिया है यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से। उसके बाद डीपीएसपी, मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट राज्यसभा में, इन प्रोविजंस को हमने लिया है आयरलैंड से। देन कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है फेडरेशन विद ए स्ट्रॉन्ग सेंटर, एडवाइजरी jurisdiction of the Supreme Court, residuary powers to be vested in the center and appointment of governors। ठीक है।
Joint sitting of both houses of parliament, language of preamble, freedom of trade, commerce and intercourse, and idea of concurrent list. इसे लिया है ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से. प्रोविजंस रिलेटेड टू इमरजेंसी, एक्सेप्ट फाइनेंशियल इमरजेंसी को मतलब छोड़ के जितने भी प्रोविजंस हैं इमरजेंसी के वो आए हैं जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से. प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ फ्रॉम जापान एंड प्रोसीजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एंड इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से आया है. फंडामेंटल ड्यूटीज एंड द आइडियल्स ऑफ जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इन द प्रीएम्बल आर इम्पोर्टेड फ्रॉम यूएसएसआर यानी रशियन कॉन्स्टिट्यूशन से. रिपब्लिकन system, principle of liberty, equality, fraternity in the preamble are borrowed from the constitution of France. तो किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से कौन से प्रोसीजर कौन सा प्रोविजन को अडॉप्ट किया गया है ये हमें याद रखना है क्योंकि इस पे भी क्वेश्चन हर बारी पूछे जाते हैं. Who was the first nominated deputy chairman of the Constituent Assembly? पहले नॉमिनेटेड डिप्टी चेयरमैन कौन थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के? करेक्ट आंसर इज फ्रैंक एंथोनी. द ट्रेडिशन ऑफ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बिगेन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का जो ट्रेडिशन है वो किस कंट्री से स्टार्ट हुआ? करेक्ट आंसर इज डी, अमेरिका. अमंग द फॉलोइंग गिवन नेम्स whose portfolio in the first cabinet of India 1947 was different from his portfolio in the interim government 1946. इनमें से कौन है जिनको इंटरिम गवर्नमेंट में जो पोर्टफोलियो मिला था वो पहली कैबिनेट जब 1947 में स्टैब्लिश हुई तो उसमें उनका पोर्टफोलियो चेंज कर दिया गया था? करेक्ट आंसर इज CH भाभा. Only 3. How many parts, articles and schedules was there in the original Indian Constitution? ओरिजिनल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 22 पार्ट्स, 395 आर्टिकल्स और 8 स्केड्यूल्स हुआ करते थे. हाउ मेनी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज वर एस्टैब्लिश्ड बाय द 1956 स्टेट रिस्ट्रक्चरिंग एक्ट? इसका करेक्ट आंसर होगा ए, 14 स्टेट 6 यूनियन टेरिटरीज. बाय द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 14 स्टेट्स 6 यूनियन टेरिटरीज को क्रिएट किया गया था 1 नवंबर 1956 को. टोटल नंबर ऑफ शेड्यूल इन द कॉन्स्टिट्यूशन इज? प्रेजेंट टाइम में कितने शेड्यूल है कॉन्स्टिट्यूशन में? करेक्ट आंसर होगा ए, 12. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसिस्ट ऑफ? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने आर्टिकल्स हैं? 300, 350, मोर देन 400 एंड डी ऑप्शन कह रहा है 500. करेक्ट आंसर इज सी. प्रेजेंट टाइम में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मोर देन 400 आर्टिकल्स हैं. देयर वर ओरिजिनली हाउ मेनी आर्टिकल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? करेक्ट आंसर इज 395 आर्टिकल्स. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल कितने शेड्यूल हैं? करेक्ट आंसर इज 12 शेड्यूल्स. ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 8 शेड्यूल्स हुआ करते थे लेकिन अमेंडमेंट से 4 शेड्यूल्स और ऐड किए गए तो प्रेजेंट टाइम में 12 शेड्यूल्स हैं. 8 के बाद 9th शेड्यूल ऐड किया गया बाय द फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 में जो कि किससे रिलेटेड है? वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशन से रिलेटेड है. देन 10th शेड्यूल को ऐड किया गया बाय 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 में और 10th शेड्यूल में प्रोविजंस दिए हैं डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन. डिफेक्शन से रिलेटेड प्रोविजंस हमारे 10th शेड्यूल में गिवन है. देन 11th शेड्यूल को ऐड किया गया बाय 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 एंड इसमें आपको पंचायती राज से रिलेटेड प्रोविजंस मिल जाएंगे. उसके बाद 12th शेड्यूल को ऐड किया गया है 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992 जिसमें आपको दिए हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से रिलेटेड प्रोविजंस.
नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज 20 पार्ट्स। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। देयर आर 390 आर्टिकल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन ऑल। ये भी स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। 9th, 10th, 11th and 12th schedules were added to the Constitution of India by the Constitution Amendment Act। ये स्टेटमेंट हमारा सही है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 ओनली। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अबाउट करेक्ट? करेक्ट बताना है तो करेक्ट आंसर होगा 3 ओनली। थर्ड स्टेटमेंट सही है सिर्फ। कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 22 पार्ट्स हैं और टोटल आर्टिकल्स प्रेजेंट टाइम में 400 से भी ज़्यादा हैं। एंड 9, 10th, 11th एंड 12th शेड्यूल को अमेंडमेंट से ऐड किया गया। ओरिजिनली 8 शेड्यूल्स हुआ करते थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज डिवाइडेड इनटू। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? करेक्ट आंसर इज बी 22 पार्ट्स। विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स प्रोविजंस रिलेटिंग टू द सिटीजनशिप? सिटीजनशिप से रिलेटेड प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में दिए हुए हैं? करेक्ट आंसर इज सी पार्ट सेकेंड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच्ड करेक्टली? इनमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है? सिटीजनशिप पार्ट सेकेंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट्स पार्ट थर्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल ड्यूटीज पार्ट 6th A of the Constitution and state part 6th of the Constitution। करेक्ट आंसर इज सी। फंडामेंटल ड्यूटीज हमारी पार्ट 6 में नहीं दी हुई हैं। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में गिवन है ये आप कमेंट सेक्शन में बताइए। विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? यहाँ प्रोविजंस दिए हैं, यहाँ पार्ट्स दिए हैं। सिटीजनशिप पार्ट सेकेंड, यूनियन टेरिटरीज पार्ट 7th, द म्यूनिसिपैलिटीज पार्ट 9th A, इलेक्शंस पार्ट 15। इसका करेक्ट आंसर होगा बी द यूनियन टेरिटरीज। यूनियन टेरिटरीज हमारी पार्ट 7th में नहीं बल्कि पार्ट 8th में गिवन है। सिटीजनशिप पार्ट सेकेंड में है, म्यूनिसिपैलिटीज पार्ट 9th है, इलेक्शंस पार्ट 15। विच पार्ट ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन envisages a 3-tier सिस्टम ऑफ पंचायत? पंचायत हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में गिवन है? करेक्ट आंसर इज ए पार्ट 9th। देखो 1992 में 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स को पास किया गया पार्लियामेंट के द्वारा। 73rd अमेंडमेंट एक्ट इज रिलेटेड टू रूरल लोकल गवर्नमेंट, जिसे हम पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के नाम से भी जानते हैं। एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट इज रिलेटेड टू अर्बन लोकल गवर्नमेंट, जिसे हम नगर पालिका के नाम से भी जानते हैं। 73rd अमेंडमेंट एक्ट से इंट्रोड्यूस हुआ था 3-tier पंचायती सिस्टम इन पार्ट 9th ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसमें कि बेस में यानी सबसे नीचे ग्राम पंचायत है जो कवर करेगा अ विलेज और अ ग्रुप ऑफ विलेजेस। ठीक है, ग्राम पंचायत में एक विलेज हो सकता है या फिर ग्रुप ऑफ विलेजेस भी हो सकते हैं अगर विलेज की पॉपुलेशन जो है वो बहुत कम हुई तो। देन इंटरमीडिएरी लेवल पे आपको मिलेगा मंडल या फिर तालुका पंचायत। द इंटरमीडिएरी लेवल बॉडी नीड नॉट टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड इन स्मॉलर स्टेट। और जहाँ पे पॉपुलेशन 20 लाख से कम हुई तो वहां पे 3-tier नहीं सिर्फ 2-tier सिस्टम ही रहेगा। और फिर सबसे ऊपर आपको देखने को मिलेगा जिला पंचायत, जिसमें कि पूरा एंटायर रूरल एरिया आ जाएगा डिस्ट्रिक्ट का। ठीक है। विच पार्ट एंड चैप्टर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द लेजिस्लेटिव रिलेशंस बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट? कौन से पार्ट में लेजिस्लेटिव रिलेशन बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट गिवन है? करेक्ट आंसर इज पार्ट 11th एंड चैप्टर 1। Which one of the following schedules of the Indian Constitution list the names of state and specifies their territories? कॉन्स्टिट्यूशन के किस स्केड्यूल में स्टेट की लिस्ट दी हुई है, ठीक है, और उनकी टेरिटरीज को स्पेसिफाई किया गया? करेक्ट आंसर इज ए फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फोर्थ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद। कॉन्स्टिट्यूशन का फोर्थ शेड्यूल किससे रिलेटेड है? allocation of seats
for the Council of State. Correct answer is allocation of seats for the Council of State से related है. If a new state of the Indian Union is to be created, which one of the following schedules of the Constitution must be amended? अगर इंडियन यूनियन में एक नया स्टेट बनाया जाना है तो किस स्केड्यूल को अमेंड किया जाएगा? करेक्ट आंसर इज ए फर्स्ट स्केड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. Match list 1 with list 2. Select the correct answer from the code given below. लिस्ट 1 में हमें स्केड्यूल्स दिए हैं, लिस्ट 2 में सब्जेक्ट मैटर दिया है. फोर्थ स्केड्यूल इज रिलेटेड टू काउंसिल ऑफ स्टेट से रिलेटेड है. देन सिक्स्थ स्केड्यूल किससे रिलेटेड है? ट्राइबल एरियाज से. एट्थ स्केड्यूल इज रिलेटेड टू लैंग्वेज और नाइन्थ स्केड्यूल लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड है. इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी. Under which schedule of the Constitution of India can be transfer of tribal land to private parties for mining be declared null and void? Correct answer is B, fifth schedule. Match list 1 with list 2 and select the correct answer from the code given below. लिस्ट 1 में आपको स्केड्यूल दिए हैं, लिस्ट 2 में सब्जेक्ट मैटर दिया है. देखो, एट्थ स्केड्यूल किससे रिलेटेड था? लैंग्वेज से. 10th schedule is related to disqualification on ground of defection. 9th schedule is related to validation of certain acts. And 7th schedule is related to distribution of legislative powers. इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा C. Which of the following is not correctly matched? Public health and sanitation, state list. Census, union list. Allocation of seats in the Council of State, second schedule. Anti-defection, 10th schedule. Correct answer is C. पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन आपका स्टेट लिस्ट के अंडर ही आता है. सेंसस यूनियन लिस्ट के अंडर आता है. एंड एंटी डिफेक्शन जो है वो 10th शेड्यूल में गिवन है. ऑलोकेशन ऑफ सीट्स इन द काउंसिल ऑफ स्टेट. काउंसिल ऑफ स्टेट्स मतलब राज्यसभा. तो ऑलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा ये आपका किस शेड्यूल में दिया है? फोर्थ शेड्यूल में गिवन है. इट इज इन फोर्थ शेड्यूल. विच ऑफ द लैंग्वेज इज नॉट इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन का 8th शेड्यूल किससे रिलेटेड है? लैंग्वेज से रिलेटेड है. तो उसमें टोटल 22 लैंग्वेजेस दी हुई हैं. तो इनमें से कौन सी लैंग्वेज उसमें नहीं दी है? लिस्ट में कौन सी लैंग्वेज नहीं है? करेक्ट आंसर इज ए इंग्लिश. इंग्लिश लैंग्वेज कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में नहीं गिवन है. हिंदी, उर्दू, संस्कृत ये सभी लैंग्वेज इंक्लूडेड है. कोलो केस इज रिलेटेड टू विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. बहुत इंपॉर्टेंट केस है. ये किस शेड्यूल से रिलेटेड है? करेक्ट आंसर इज सी, 9th शेड्यूल से रिलेटेड है. कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन. स्टेट लैंड रिफॉर्म्स लॉज हैव बीन इंक्लूडेड इन द. कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए स्टेट लैंड रिफॉर्म्स जो लॉज हैं उनको कहाँ इंक्लूड किया? 7th शेड्यूल, 9th शेड्यूल, 8th शेड्यूल में या फिर 10th शेड्यूल में? करेक्ट आंसर इज बी, 9th शेड्यूल में. Under the Constitution of India, economic planning is a subject in the state list, in the union list, in the concurrent list, not specified in any list. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इकोनॉमिक प्लानिंग वाला जो सब्जेक्ट है वो किसके अंडर आएगा? स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट या फिर कहीं पे भी स्पेसिफाइड नहीं है. करेक्ट आंसर होगा इसका सी, ये आएगा कंकरेंट लिस्ट में. कंकरेंट लिस्ट में वो सब्जेक्ट्स आते हैं जिन पे लॉज यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों बना सकते हैं. प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल्स इज लिस्टेड इन विच लिस्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल्स ये आपको कौन सी लिस्ट में देखने को मिलेगा? करेक्ट आंसर इज सी, कंकरेंट लिस्ट. Which of the following is the subject of the concurrent list? इनमें से कौन सा concurrent list का सब्जेक्ट है?
पुलिस, क्रिमिनल मैटर्स, रेडियो एंड टेलीविजन, फॉरेन अफेयर्स। इसका करेक्ट आंसर होगा बी, क्रिमिनल मैटर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग एंट्री इज सब्जेक्ट ऑफ कंकरेंट लिस्ट? इनमें से कौन से कंकरेंट लिस्ट का मैटर है? पोल्यूशन कंट्रोल एंड फैमिली प्लानिंग, पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन, पर पर्सन टैक्स, एंड डी ऑप्शन इज ट्रेजरी ट्रैवल। करेक्ट आंसर होगा ए, पॉपुलेशन कंट्रोल एंड फैमिली प्लानिंग इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ कंकरेंट लिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एजुकेशन विच वॉज इनिशियली अ स्टेट सब्जेक्ट? एजुकेशन पहले स्टेट लिस्ट में हुआ करता था, देन उसको ट्रांसफर कर दिया कंकरेंट लिस्ट में। तो ऐसा किस अमेंडमेंट के थ्रू हुआ? 24th अमेंडमेंट एक्ट, 25th अमेंडमेंट, 42nd अमेंडमेंट या फिर 44th अमेंडमेंट? करेक्ट आंसर इज सी, बाय द 42nd अमेंडमेंट एक्ट। Which one of the given subjects is not correctly matched with their list? Forest concurrent, stock exchange concurrent, post office saving union and public health state। देखो फॉरेस्ट जो है वो कंकरेंट लिस्ट में ही आता है, पब्लिक हेल्थ स्टेट लिस्ट का मैटर है, पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक यूनियन में आता है, और स्टॉक एक्सचेंज ये भी कंकरेंट में नहीं, ये यूनियन में ही आता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। Which one of the following schedules of the Constitution of India contains provisions regarding the anti-defection law? Anti-defection law किस schedule में given है? Correct answer is D, 10th schedule. Constitution's 10th schedule relates to, Constitution का 10th schedule किससे related है? Anti-defection law। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा important है। Which one of the following is not included in the union list in the 7th schedule of the Indian Constitution? इनमें से कौन से यूनियन लिस्ट का मैटर नहीं है? बैंकिंग, इंश्योरेंस, सेंसस, गैस। करेक्ट आंसर होगा डी, गैस। गैस स्टेट लिस्ट का मैटर है। अब देखो अगर ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं तो इससे आपको क्या पता चल रहा है कि हमें ये जो बाकी के 3 ऑप्शन हैं इनको याद रखना है कि बैंकिंग, सेंसस और इंश्योरेंस जो है वो यूनियन लिस्ट में आता है, क्योंकि नेक्स्ट टाइम अगर क्वेश्चन आया तो ये ऑप्शन वहाँ पे हो सकते हैं, और गैस जो है वो स्टेट लिस्ट का मैटर है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द यूनियन लिस्ट? इनमें से कौन यूनियन लिस्ट का मैटर नहीं है? डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, रेलवे, एग्रीकल्चर। करेक्ट आंसर इज डी, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर हमारा स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है। द प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज, प्रियम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का वो क्या है? अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज नो लीगल इफेक्ट, not a part of the constitution and has no legal effect, a part of the constitution and has the same legal effect as any other part, a part of the constitution but has no legal effect independently of other parts. Correct answer is D, preamble constitution का part है लेकिन इसका इंडिपेंडेंटली अलग से कोई लीगल इफेक्ट नहीं है, ठीक है। In which list of the Indian Constitution the पंचायती राज सब्जेक्ट इज इंक्लूडेड? किस लिस्ट में पंचायती राज सब्जेक्ट को इंक्लूड किया गया है? यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट या फिर रेजिडरी लिस्ट? करेक्ट आंसर इज बी, स्टेट लिस्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट इज इन द लिस्ट थर्ड कंकरेंट लिस्ट ऑफ द 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? हमें बताना है इनमें से कौन सा कंकरेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है। क्रिमिनल प्रोसीजर, पुलिस, प्रिजन्स, पब्लिक ऑर्डर। करेक्ट आंसर इज ए, क्रिमिनल प्रोसीजर। पुलिस, प्रिजन एंड पब्लिक ऑर्डर स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है, ठीक है। मैरिज, डाइवोर्स, अडॉप्शन आर एन एंट्री इन द 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर द फॉलोइंग।
मैरिज, डाइवोर्स एंड अडॉप्शन आएगा कंकरेंट लिस्ट में। करेक्ट आंसर इज सी। The right of the government to impose taxes and fee is provided in which list of the constitution? गवर्नमेंट का जो राइट है टू इम्पोज टैक्सेस एंड फीस इज प्रोवाइडेड इन विच लिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? करेक्ट आंसर इज बी, 7th schedule. Which of the following case is related to जमींदारी सिस्टम? इनमें से कौन सा केस जमींदारी सिस्टम से रिलेटेड है? कामेश्वर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, रमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, मोतीलाल वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस सुबोध गोपाल। तो ये चारों ही केस जो हैं वो जमींदारी सिस्टम से रिलेटेड है। इसका करेक्ट आंसर होगा सी, 1 2 3 4। चारों के चारों केस इंपॉर्टेंट है और ये जमींदारी सिस्टम से रिलेटेड है। इनके आपको नाम याद रखना है, ठीक है। Provisions of the Schedule 6th of the Constitution does not apply to which of these states? 6th शेड्यूल के जो प्रोविजंस हैं वो इनमें से कहाँ अप्लाई नहीं होता है? आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर। करेक्ट आंसर इज डी, मणिपुर। 6th शेड्यूल के जो प्रोविजंस हैं वो अप्लाई होते हैं आसाम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, ठीक है। आसाम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, इन 4 स्टेट में 6th शेड्यूल के जो प्रोविजंस हैं वो अप्लाई होते हैं। The provisions of the 5th and 6th schedule in the Constitution of India are made to 5th और 6th schedule में जो provisions दिए हैं वो किससे related है? Protect the interest of scheduled tribe, determine the boundaries between the state, determine the powers, authority and responsible of panchayat, protect the interest of all the border states। तो देखो जो 5th और 6th schedule है वो scheduled ट्राइब से रिलेटेड है। करेक्ट आंसर होगा ए, प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ scheduled ट्राइब्स। The constitutional status has been given to पंचायत अंडर आर्टिकल। पंचायत को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस कौन से आर्टिकल के अंडर दिया गया है? करेक्ट आंसर इज बी, आर्टिकल 243। देखिए 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 से कॉन्स्टिट्यूशन में एक नया पार्ट ऐड किया गया, पार्ट 9th, जिसका नाम रखा गया द पंचायत। इस पार्ट में आर्टिकल 243 से आर्टिकल 243 ओ को कवर किया गया है। 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 से ही एक नया स्केड्यूल जोड़ा गया, 11th शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसमें 29 सब्जेक्ट्स को कवर किया गया है जो कि पंचायत की फंक्शनिंग से रिलेटेड हैं। The 11th schedule of the Constitution is related to which of the following? 11th schedule जो है Constitution का वो किससे related है? म्यूनिसिपैलिटी, पंचायती राज, सेंटर स्टेट रिलेशनशिप या फिर रिमूवल ऑफ करप्शन? करेक्ट आंसर इज बी, पंचायती राज। स्पेशल प्रोविजंस रिगार्डिंग फाइनेंशियल बिल्स इज गिवन अंडर। फाइनेंशियल बिल्स के रिगार्डिंग जो स्पेशल प्रोविजंस हैं वो कहाँ दिए हुए हैं? आर्टिकल 117, आर्टिकल 119, आर्टिकल 121 या फिर आर्टिकल 123? करेक्ट आंसर इज ए, आर्टिकल 117 में। आर्टिकल 117 में फाइनेंशियल बिल से रिलेटेड स्पेशल प्रोविजंस दिए हैं। आर्टिकल 119 में प्रोविजंस फॉर रेगुलेशन ऑफ लॉ दिया हुआ है। आर्टिकल 121 imposes restriction on the discussion in the parliament with respect to the conduct of any judge of the Supreme Court or High Court in the discharge of his duties। सुप्रीम कोर्ट के जज या फिर किसी भी हाई कोर्ट के जज अगर अपनी ड्यूटी परफॉर्म करते टाइम कुछ भी कर रहे हैं तो उनके कंडक्ट को पार्लियामेंट में डिस्कस नहीं किया जाएगा, ऐसा आर्टिकल 121 में दिया है। देन आर्टिकल 123 इज रिलेटेड टू promulgation of ordinance by the president। Which one of the following articles of the Indian Constitution provides for all India services?
कौन सा आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो ऑल इंडिया सर्विसेज की बात करता है? आर्टिकल नंबर 312। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? इनमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है? आर्टिकल 39A, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। आर्टिकल 40, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। आर्टिकल 44, यूनिफॉर्म सिविल कोड। आर्टिकल 48, separation of judiciary from executive. Correct answer is D. Article 48 is not related to separation of judiciary from executive. Article 48 में क्या लिखा हुआ है? It provides for the organization of agriculture and animal husbandry. Article 48 एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड है, ठीक है। बाकी आर्टिकल 39A इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड से रिलेटेड है। आर्टिकल 40 इज रिलेटेड टू ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। आर्टिकल 44 इज रिलेटेड टू यूनिफॉर्म सिविल कोड। सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव कहाँ दिया हुआ है? आर्टिकल 50 में। Match list 1 with list 2 and select the correct answer using the code given below the list. List 1, list 2, ठीक है। Article 14. Article 14 is related to right to equality. Article 36. It is related to DPSP, Directive Principles. Article 74 is related to Council of Ministers. And Article 368 is related to Amendment Procedure. तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। Which article of the Indian Constitution provides right to vote, that is adult suffrage for electing representatives of Lok Sabha and Vidhan Sabha? राइट टू वोट किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 326 of the Constitution. Under which article of the Indian Constitution there is provision for the high courts for union territories? Constitution के किस आर्टिकल के अंडर प्रोविजंस दिए हैं हाई कोर्ट फॉर यूनियन टेरिटरीज के लिए? यूनियन टेरिटरीज के लिए भी हाई कोर्ट्स होंगे, उससे रिलेटेड प्रोविजंस किस आर्टिकल में दिया? करेक्ट आंसर इज आर्टिकल 241. In which article of the Constitution the adult suffrage is recognized? Adult suffrage मतलब right to vote, ठीक है। वोटिंग राइट्स जो है वो किस आर्टिकल में दिए हैं? करेक्ट आंसर इज आर्टिकल 326. Which of the following is not correctly matched? इनमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है? Abolition of untouchability, Article 17. Protection against arrest and detention, Article 23. Freedom of religion, Article 25. Protection of interest of minorities, Article 29. तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इज नॉट इन आर्टिकल 23, ये है आर्टिकल 22 में। एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी आर्टिकल 17 में है। फ्रीडम ऑफ रिलीजन इज इन आर्टिकल 25. प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज इज इन आर्टिकल 29. Which of the following is not correctly matched under the Constitution of India? कौन सा correctly matched नहीं है? The Panchayats, Part 9th. The Municipalities, Part 9th A. The Cooperative Societies, Part 9th B. Tribunals, Part 10th. इसका करेक्ट आंसर होगा डी, ट्रिब्यूनल्स। ट्रिब्यूनल्स पार्ट 10th में नहीं है बल्कि इट इज इन पार्ट 14A. नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? इनमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है? फंडामेंटल ड्यूटीज, पार्ट 4A. द स्टेट्स, पार्ट 6. अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, पार्ट 13. सर्विसेज अंडर यूनियन एंड स्टेट, पार्ट 14. करेक्ट आंसर इज सी। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है वो पार्ट 13 में नहीं है, ये है पार्ट 5th में।
आर्टिकल नंबर 76. Which of the following is correct about the heading of the Article 162 of the Constitution of India? Article 162 किससे related है? Executive power of state, conditions of governor's office, terms of office of governor, extension of executive power of state. इसका करेक्ट आंसर होगा डी, एक्सटेंशन ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ स्टेट से रिलेटेड है आर्टिकल 162. What was the exact constitutional status of India on 26th January 1950? 26th of January 1950 को एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस इंडिया का क्या था? अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, अ सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, अ सॉवरेन सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, a sovereign socialist secular democratic republic. Correct answer is B, a sovereign democratic republic. Socialist and secular word जो है वो बाद में ऐड किए गए हैं हमारे प्रियम्बल में. The words secular and socialist were added to the preamble of the Indian Constitution by the इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में सेक्युलर और सोशलिस्ट वर्ड को किस अमेंडमेंट से ऐड किया गया? 39th, 41st अमेंडमेंट एक्ट, 42nd या फिर 44th अमेंडमेंट एक्ट? करेक्ट आंसर इज सी, बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट. बाय विच नेम्स इज आवर कंट्री मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन में हमारी कंट्री को किस नाम से मेंशन किया गया? भारत एंड इंडिया, भारत ओनली, हिंदुस्तान एंड इंडिया, भारत, हिंदुस्तान एंड इंडिया? करेक्ट आंसर इज ए, भारत एंड इंडिया. कॉन्स्टिट्यूशन में भारत एंड इंडिया वर्ड मेंशन किया गया. विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज नॉट मेंशन्ड इन द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में इनमें से कौन सा वर्ड मेंशन नहीं किया गया? सॉवरेन, डेमोक्रेटिक, सेक्युलर, फेडरल? करेक्ट आंसर इज डी, फेडरल. In which form is India declared in the preamble of the Indian Constitution? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में इंडिया को किस तरीके से डिक्लेयर किया गया? अ सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, अ सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, अ सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, नन ऑफ दीज? करेक्ट आंसर इज सी, अ सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. ओरिजिनल प्रियम्बल में सोशलिस्ट एंड सेक्युलर वर्ड्स नहीं थे. बाय द 42nd अमेंडमेंट एक्ट इसको ऐड किया गया. कंसीडर द फॉलोइंग वर्ड्स: सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, सॉवरेन, सेक्युलर. चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द वर्ड्स एज गिवन इन द प्रियम्बल. हमें करेक्ट सीक्वेंस में उसको लगाना है जैसा कि प्रियम्बल में लिखा है. तो प्रियम्बल में पहले लिखा क्या है? सॉवरेन, देन सोशलिस्ट, फिर सेक्युलर, डेमोक्रेटिक. सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक. करेक्ट आंसर इज ए. विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स इंडिया एज अ सेक्युलर स्टेट? इनमें से कौन इंडिया को सेक्युलर स्टेट डिस्क्राइब करता है? फंडामेंटल राइट्स, प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन, 9th शेड्यूल या फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स? करेक्ट आंसर इज बी, प्रियम्बल. प्रियम्बल में मेंशन किया गया है वर्ड सेक्युलर को. Which one of the following words was not included in the preamble of the Indian Constitution in 1975? Fraternity, sovereign, equality, integrity. करेक्ट आंसर इज डी, इंटीग्रिटी. हमारा जो ओरिजिनल प्रियम्बल था वहां पे 3 वर्ड मेंशन नहीं किए गए थे: सोशलिस्ट,
सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। इन तीनों वर्ड्स को जोड़ा गया है बाय द 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। 1975 तक ये तीनों वर्ड्स प्रियम्बल में नहीं मेंशन थे, ठीक है। नेक्स्ट, द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अमेंडेड बाय। कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल कौन से अमेंडमेंट से अमेंड किया गया था? 17th अमेंडमेंट, 24th अमेंडमेंट, 42nd अमेंडमेंट या फिर 44th अमेंडमेंट? करेक्ट आंसर इज सी, बाय द 42nd अमेंडमेंट एक्ट। 1976 में कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल को मॉडिफाई किया गया बाय द 42nd अमेंडमेंट एक्ट। सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक को चेंज करके लिखा गया सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। एंड यूनिटी ऑफ नेशन जो टर्म था उसको चेंज करके क्या लिखा गया? यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। तो यहाँ पे टोटल 3 वर्ड्स का एडिशन हुआ है। एक तो ये सोशलिस्ट, सेक्युलर, और थर्ड है इंटीग्रिटी। नेक्स्ट, इंडिया हैज पीपल्स sovereignty because the preamble of the constitution begins with the word। इंडिया में पीपल मतलब लोगों की सॉवरेंटी है, लोग सबसे ऊपर है। क्यों? क्योंकि प्रियम्बल का जो स्टार्टिंग है वो कहाँ से होती है? क्योंकि प्रियम्बल में लिखा है वी द पीपल ऑफ इंडिया। प्रियम्बल की स्टार्टिंग ही वी द पीपल ऑफ इंडिया वर्ड से हो रही है, तो इससे ये पता चल रहा है कि सबसे ऊपर देश के लोग होते हैं। द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट्स विद द वर्ड वी द पीपल ऑफ इंडिया। हमारा जो प्रियम्बल है वो स्टार्ट होता है वी द पीपल ऑफ इंडिया वर्ड से। ये वर्ड हमें ये इंडिकेट करते हैं, ये बताते हैं कि सॉवरेंटी ऑफ पीपल है हमारी कंट्री में, यानी सबसे ऊपर हमारी कंट्री में लोग हैं, सिटीजन्स हमारी कंट्री के। इसका मतलब ये है कि हमारी कंट्री के जो लोग हैं वो किसी भी एक्सटर्नल पावर के द्वारा गवर्न नहीं किए जाते हैं। दे आर डायरेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन से हमारी कंट्री चलेगी, कॉन्स्टिट्यूशन ही सुप्रीम है, लोग सुप्रीम है, ठीक है। कोई भी पॉलिटिकल पावर सुप्रीम नहीं है, कोई भी एक्सटर्नल पावर सुप्रीम नहीं है। Whatever is supreme is the constitution and people, citizen of the country. Where have the words we the people of India have been used in the constitution? We the people of India words constitution में कहाँ पे इस्तेमाल किए गए हैं? Directive principles, fundamental rights, citizenship या फिर preamble of the constitution? Correct answer is D, preamble of the constitution में। All individuals are fully and equally human. This principle is known as। All individuals are fully and equally human। सभी इंडिविजुअल्स पूरी तरीके से बराबर रूप से ह्यूमन होते हैं। इस प्रिंसिपल को क्या कहते हैं? यूनिवर्सलिज्म, होलिज्म, सोशलिज्म या फिर इंटरैक्शनिज्म? इंटरैक्शनिज्म। करेक्ट आंसर इज ए, यूनिवर्सलिज्म। Which among the following is the correct expression of the term secular in India? इंडिया में जो सेक्युलर वर्ड यूज किया जाता है ना, तो इसका करेक्ट एक्सप्रेशन क्या होगा? क्या होगा इसका करेक्ट मतलब? इंडिया हैज मैनी रिलीजियंस, इंडियंस हैव रिलीजियस फ्रीडम, फॉलोइंग द रिलीजन डिपेंड्स अपॉन द विल ऑफ एन इंडिविजुअल, देयर इज नो रिलीजन ऑफ द स्टेट इन इंडिया। तो ये जो सेक्युलर वर्ड है इसका मतलब होता है देयर इज नो रिलीजन ऑफ द स्टेट इन इंडिया, ठीक है। Which of the following words is not in the preamble of the Constitution of India? इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में इनमें से कौन सा वर्ड प्रियम्बल में मेंशन नहीं किया गया है? सोशलिस्ट, सॉवरेन, सेक्युलर, पब्लिक वेलफेयर। करेक्ट आंसर इज डी, पब्लिक वेलफेयर। हमें प्रियम्बल को बहुत ही अच्छी तरीके से रीड करना है। छोटा सा प्रियम्बल है और ये याद रखना है कि प्रियम्बल में किन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है एग्जैक्टली। Which one of the following reflects the most appropriate relationship between law and liberty? Law and liberty के बीच में क्या relationship होता है? If there are more laws, there is less liberty। अगर laws बहुत ज़्यादा होंगे तो फिर liberty कम होगी, ऐसा हो सकता है क्या? If there are no laws, there is no liberty। अगर कोई law नहीं है तो फिर कोई liberty भी नहीं है। If there is liberty, laws have to be made by the people।
If laws are changed too often, liberty is in danger. करेक्ट आंसर होगा इसका बी. इफ देयर आर नो लॉस, देयर इज नो लिबर्टी. अगर कोई लॉ ही नहीं है तो फिर किस तरीके की लिबर्टी? Which among the following is not mentioned in the preamble of the Constitution? Social justice, economic justice, political justice, religious justice. तो प्रियम्बल में 3 प्रकार के जस्टिस की बात की गई है. सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल. रिलीजियस जस्टिस की कोई भी बात प्रियम्बल में नहीं की गई है. नेक्स्ट, which of the following is true in relation to the preamble of the Constitution of India? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्रियम्बल जो है वो ट्रू है, सही है? द वर्ड्स सोशलिस्ट एंड सेक्युलर वर नॉट द पार्ट ऑफ द प्रियम्बल ऑन द एनफोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन 1950. जब प्रियम्बल का एनफोर्समेंट हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन का एनफोर्समेंट हुआ, उस टाइम पे सोशलिस्ट और सेक्युलर वर्ड प्रियम्बल में मेंशन नहीं किए गए थे. सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है द अबव मेंशन्ड वर्ड्स वर इंसर्टेड by the amendment in 1977. The above mentioned words were inserted by the amendment in 1985. These two words are not part of the preamble. तो इसका करेक्ट आंसर ए होगा. जो वर्ड सोशलिस्ट और सेक्युलर हैं वो प्रियम्बल का पार्ट उस टाइम नहीं थे जब कॉन्स्टिट्यूशन को एनफोर्स किया गया था. ये बाकी के 3 स्टेटमेंट्स तो बिल्कुल ही गलत हैं. Which part of the Indian Constitution has been described as the soul of the Constitution? Soul of the Constitution किसे कहते हैं? Fundamental rights, directive principles of state policy, the preamble, right to constitutional remedies. Correct answer is the preamble. Who among the following called the preamble of the Indian Constitution the horoscope of our sovereign democratic republic? इनमें से किन्होंने प्रियम्बल को हॉरोस्कोप ऑफ आवर सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कहा था? जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, बी आर अम्बेडकर, के एम मुंशी या फिर महात्मा गांधी? करेक्ट आंसर इज डी, के एम मुंशी. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज टर्म्ड कॉन्स्टिट्यूशन अ सेक्रेड डॉक्यूमेंट? कॉन्स्टिट्यूशन को एक सेक्रेड डॉक्यूमेंट किसने कहा? बी आर अम्बेडकर, महात्मा गांधी, दीनदयाल उपाध्याय, मोहम्मद अली जिन्ना. करेक्ट आंसर इज ए, बी आर अम्बेडकर के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन को एक सेक्रेड डॉक्यूमेंट कहा गया. इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट प्रियम्बल फॉर्म्स द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? कौन से केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि प्रियम्बल भी कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट होगा? यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस डॉक्टर कोहली, बनारसी दास वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, बोमाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, मलक सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब. करेक्ट आंसर इज सी, बोमाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रियम्बल भी कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है और उसको बाकी पार्ट्स की तरह ही ट्रीट किया जाएगा, उसमें भी अमेंडमेंट किए जा सकते हैं. इन विच केस डिड द सुप्रीम कोर्ट फर्स्ट डिक्लेयर दैट द प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? कौन से केस में सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले ये डिक्लेयर किया था कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं होगा? बेरूबरी, सज्जन सिंह, गोलकनाथ या फिर केशवनंदा भारतीय केस? करेक्ट आंसर इज ए, बेरूबरी के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रियम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं होगा. In which of the following cases the Supreme Court regarded preamble as a part of the basic structure of the Constitution? सुप्रीम कोर्ट ने किस केस में प्रियम्बल को बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट बताया? बेरूबरी केस, ए.के. गोपालन केस, प्रिवी पर्स केस या फिर केशवनंदा भारतीय केस? करेक्ट आंसर इज डी, केशवनंदा भारतीय केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रियम्बल बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है. कंसीडर द फॉलोइंग एंड अरेंज दीज इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर.
इन्हें हमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आया था गोलकनाथ का केस, देन उसके बाद आया था 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, फिर केशव नंदा भारती का केस आया और लास्ट में 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ए। द माइंड ऑफ द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिफ्लेक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाले जो लोग हैं उनके दिमाग में क्या चल रहा था, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है, ये कहाँ से हमें पता चलेगा? ऐसे पूरी बुक पढ़ने के बाद तो हमें पता ही चल जाना है कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है, उनके दिमाग में उस टाइम क्या था। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन खोलते ही हमें सबसे पहले क्या मिलेगा? प्रिएम्बल। और प्रिएम्बल पढ़ के हमें ये पता चलेगा कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा वो कौन से प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ जस्टिस हैज बीन एंश्योर्ड इन द प्रिएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। प्रिएम्बल में कितने तरीके के जस्टिस की बात करी गई है? करेक्ट आंसर इज 3। 3 तरीके के जस्टिस की बात की गई है। करेक्ट आंसर इज बी। ओके, कौन से 3 जस्टिस हैं? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। व्हाट इज द लीगल नेचर ऑफ द प्रिएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिएम्बल का लीगल नेचर क्या है? इट इज एनफोर्सेबल, इट इज नॉट एनफोर्सेबल, इट मे बी एनफोर्सेबल इन स्पेशल circumstances, none of the above. Correct answer is B. It is not enforceable. Constitutional government means, constitutional government का क्या मतलब है? A representative government of a nation with federal structure, a government whose head enjoys nominal power, a government whose head enjoys real powers, a government limited by the terms of the constitution. तो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का मतलब क्या होगा? ऐसी गवर्नमेंट जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चल रही हो। अ गवर्नमेंट लिमिटेड बाय द टर्म्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? इनमें से कौन सा करेक्ट है? सोशल इक्वालिटी इज नॉट गारंटीड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। सोशल इक्वालिटी ऑलरेडी एग्जिस्टेड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। सोशल इक्वालिटी इज गारंटीड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर इज सी, सोशल इक्वालिटी इज गारंटीड इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे प्रिएम्बल में ही सोशल इक्वालिटी की बात की गई है। विच वन इज द मोस्ट प्रोमिनेंट एलिमेंट ऑफ अ स्टेट? किसी भी स्टेट का सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट इंपॉर्टेंट एलिमेंट क्या होता है? उसका फ्लैग, कैपिटल, सॉवरेनिटी या फिर हेड ऑफ स्टेट? करेक्ट आंसर इज सी, सॉवरेनिटी। With reference to the sovereignty of India, which of the following statements is are correct? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? इंडिया इज अ मेंबर ऑफ कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस। सेकेंड स्टेटमेंट है सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया इज कर्टेल्ड ड्यू टू इट्स मेंबरशिप ऑफ कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस। सॉवरेन का मतलब क्या होता है? सॉवरेन का मतलब ये होता है कि इंडिया जो है वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, किसी का डोमिनियन नहीं है और एक इंडिपेंडेंट नेशन है। कोई भी एक्सटर्नल पावर, एक्सटर्नल फोर्स हमें गवर्न नहीं कर रही है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, वन ओनली। कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस की मेंबरशिप लेने से हमारी जो सॉवरेंटी है वो कर्टेल नहीं होगी, ठीक है। द स्टेट इज एवरीवेयर, इट लीव्स हार्डली अ गैप। दिस स्टेटमेंट एक्सप्लेन्स द कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट, कम्युनिस्ट स्टेट, डेमोक्रेटिक स्टेट या फिर पुलिस स्टेट। करेक्ट आंसर इज ए, वेलफेयर स्टेट की बात कर रहा है ये। विच यूनिटरी एलिमेंट्स आर फाउंड इन इंडियन फेडरल सिस्टम? इंडियन फेडरल सिस्टम में कौन सा यूनिटरी एलिमेंट आपको देखने को मिलेगा? रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, प्रेसिडेंट्स, अप्रूवल ऑन स्टेट बिल्स, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस, वन सुप्रीम कोर्ट। तो यूनिटरी एलिमेंट का क्या मतलब होता है? जहाँ पे सेंट्रल के पास ज़्यादा पावर हो इन कंपैरिजन टू प्रोविंसेस, स्टेट्स, ठीक है।
तो इंडियन फेडरल सिस्टम में इनमें से कौन सा यूनिटरी एलिमेंट हमें देखने को मिलेगा? पहला है अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, देन प्रेसिडेंट का अप्रूवल ऑन स्टेट बिल और कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस। करेक्ट आंसर इज 4th, 6th एंड 7th, डी। Which one of the following characteristics is not true for unitary form of government? इनमें से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है जो ट्रू नहीं है यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के लिए? स्विफ्ट डिसीजन, फ्लेक्सिबल, आइडियल फॉर लार्ज कंट्रीज, यूनिफॉर्मिटी ऑफ लॉज, none of the above, more than one of the above. Correct answer is C, ideal for large countries. Which of the following is not a feature of good governance? इनमें से कौन सा गुड गवर्नेंस का फीचर नहीं है? अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, रूल ऑफ लॉ, रेड टेपिज्म। करेक्ट आंसर इज डी, रेड टेपिज्म। गुड गवर्नेंस के लिए अकाउंटेबिलिटी तो बहुत जरूरी है, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, रूल ऑफ लॉ भी होना चाहिए, बट रेड टेपिज्म इज नॉट अ फीचर ऑफ गुड गवर्नेंस। रेड टेपिज्म का मतलब क्या होता है? इट रेफर्स टू एक्सेसिव रेगुलेशन विच हिंडर्स और प्रिवेंट एक्शन और डिसीजन मेकिंग। मतलब बहुत ज़्यादा लोगों को रेगुलेट करना जिससे कि डिसीजन मेकिंग में आपकी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं, है ना। एक प्रॉपर डिसीजन मेकिंग सिस्टम जो है वो इस्टेब्लिश नहीं होगा, दैट इज रेड टेपिज्म। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इनमें से कौन सा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर नहीं है? पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, फेडरल गवर्नमेंट। ये तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर इज बी, प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट। हमारी कंट्री में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है, फेडरल गवर्नमेंट है। देयर इज नो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। देयर इज अ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया बिकॉज द, हमारी कंट्री में पार्लियामेंट्री सिस्टम गवर्नमेंट है, ठीक है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमारी कंट्री में प्रिवेल करता है। ऐसा क्यों है? क्यों पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को चूज किया? हमने प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को क्यों चूज नहीं किया? लोकसभा इज इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल, पार्लियामेंट कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, राज्यसभा कैन नॉट बी डिसॉल्व्ड, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। करेक्ट आंसर इज डी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट का मतलब ये होता है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसको? लोकसभा को। लोकसभा मीन्स डायरेक्टली टू द पीपल, दे आर रिस्पॉन्सिबल डायरेक्टली टू द पीपल। रिस्पॉन्सिबिलिटी होना तो बहुत जरूरी है ना, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट ही हमें चाहिए, अकाउंटेबल होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबल होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। दीज आर ऑल द फीचर्स ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। The main advantage of the parliamentary form of government is that, सबसे ज्यादा फायदा क्या होगा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का? The executive and legislature work independently. It provides continuity of policy and is more efficient. The executive remains responsible to the legislature. The head of the government cannot be changed without the election. Correct answer is C. Executive remains responsible to the legislature. In the context of India, which of the following principles are implied institutionally in the parliamentary government? Members of the cabinet are the members of the parliament. Ministers hold the office till they enjoy confidence in the parliament. The cabinet is headed by the head of the state. Select the correct answer using the code given below. तो अगर आप थर्ड स्टेटमेंट देखेंगे, कैबिनेट ऑफ इज हेडेड बाय द हेड ऑफ द स्टेट। हेड ऑफ द स्टेट किसे कहते हैं? प्रेसिडेंट को कहते हैं। और हेड ऑफ गवर्नमेंट इज प्राइम मिनिस्टर। तो जो कैबिनेट होती है वो हेड ऑफ द स्टेट के द्वारा नहीं बल्कि हेड ऑफ द गवर्नमेंट के द्वारा हेड की जाती है ना। प्राइम मिनिस्टर हेड करते हैं कैबिनेट को ना, तो प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, नॉट हेड ऑफ द स्टेट। तो थर्ड स्टेटमेंट हमारी क्या हो जाएगी? गलत। करेक्ट आंसर इज ए, 1 and 2।
दोनों स्टेटमेंट सही हैं। Members of the cabinet are the members of parliament. Ministers hold office till they enjoy confidence in the parliament. In a parliamentary system of government, judiciary controls executive, executive controls judiciary, executive controls legislature, legislature controls executive. Correct answer is D. Legislature controls executive. Parliamentary system of government is one in which parliamentary system of government कैसा होता है? All political parties in the parliament are represented in the government. The government is responsible to the parliament and can be removed by it. The government is elected by the people and can be removed by them. The government is chosen by the parliament but cannot be removed by it before completion of a fixed term. तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल ही रॉन्ग हो गया, कैन नॉट बी रिमूव। इसका करेक्ट आंसर होगा बी, द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट एंड कैन बी रिमूव्ड बाय इट। गवर्नमेंट पार्लियामेंट को रिस्पॉन्सिबल होगी और पार्लियामेंट के द्वारा रिमूव भी की जा सकती है। इन अ प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट ऑल द एग्जीक्यूटिव पावर्स आर वेस्टेड इन। प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट में जितनी भी एग्जीक्यूटिव पावर्स होती हैं वो किसके पास होती हैं? प्रेसिडेंट, कैबिनेट, लेजिस्लेचर या फिर अपर हाउस। प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट है तो इट्स ऑब्वियस प्रेसिडेंट के पास सारी पावर्स होंगी। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक पॉलिटी, इंडिया इज अ सॉवरेन स्टेट, इंडिया हैज डेमोक्रेटिक सोसाइटी, इंडिया इज अ वेलफेयर स्टेट। विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर ट्रू? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? तो देखो सभी स्टेटमेंट्स सही हैं। इंडिया एक डेमोक्रेटिक पॉलिटी है, इंडिया इज अ सॉवरेन स्टेट, इंडिया हैज अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी, इंडिया इज अ वेलफेयर स्टेट। करेक्ट आंसर इज डी, 1, 2, 3, 4 ऑल स्टेटमेंट्स आर ट्रू। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ द इंडियन पॉलिटी? इनमें से कौन सा इंडियन पॉलिटी का फीचर नहीं है? अ गवर्नमेंट फॉलोइंग द कॉन्स्टिट्यूशन, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, रूल ऑफ लॉ, अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट। अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट। करेक्ट आंसर इज डी। वेलफेयर स्टेट एम्स टू। वेलफेयर स्टेट का क्या एम है? सिक्योर मैक्सिमम वेलफेयर ऑफ मैक्सिमम नंबर्स, मैनेजमेंट ऑफ वेलफेयर ऑफ वीकर सेक्शन, प्रोवाइड हेल्थ फैसिलिटीज, नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर इज बी, मैनेजमेंट ऑफ वेलफेयर ऑफ वीकर सेक्शंस। Which one of the following is not the philosophy of the Constitution of India? इनमें से कौन सी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की फिलोसफी नहीं है? वेलफेयर स्टेट, सोशलिस्ट स्टेट, पॉलिटिकल इक्वालिटी, कम्युनिस्ट स्टेट। करेक्ट आंसर इज डी, कम्युनिस्ट स्टेट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज प्रेसिडेंशियल, नहीं। इंडिया इज अ ट्यूटुलर मोनार्की, नहीं। इंडिया इज एन अरिस्टोक्रेसी, ये भी गलत है। इंडिया इज अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। करेक्ट आंसर इज डी। व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ पॉलिटिकल पावर इन इंडिया? मेन सोर्स क्या है पॉलिटिकल पावर की इंडिया में? कहाँ से मिलती है लोगों को पॉलिटिकल पावर? द पीपल, द कॉन्स्टिट्यूशन, द पार्लियामेंट या फिर द प्रेसिडेंट। करेक्ट आंसर इज ए, द पीपल। लोगों से मिलती है पावर। द डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट। इंडिया की डेमोक्रेसी किन फैक्ट्स पे बेस्ड है? द कॉन्स्टिट्यूशन इज रिटन, फंडामेंटल राइट्स हैव बीन प्रोवाइडेड, पब्लिक enjoys the rights to choose and change the government, directive principles of state policy have been provided here। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, जो डेमोक्रेसी है इंडिया की वो इस फैक्ट पे बेस्ड है कि जो पब्लिक है वो इंजॉय कर सकती है अपने राइट्स को, उसके पास ये राइट टू चूज और चेंज द गवर्नमेंट है। पब्लिक के पास ये राइट है कि वो अपनी गवर्नमेंट खुद चूज करे और अगर गवर्नमेंट प्रॉपरली काम नहीं कर रही है तो फिर उसे हटा भी सकती है।
The parliamentary form of government was first introduced in which country? सबसे पहले parliamentary form of government किस country में introduce कर रहा था? Correct answer is A, Great Britain. Which one of the following determines that Indian Constitution is federal? इनमें से हमें क्या बताता है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो फेडरल है? रिटन एंड नॉन फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन, फ्री जुडिशरी, रेजिडरी पावर्स आर वेस्टेड इन सेंटर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन यूनियन एंड स्टेट. तो फेडरल फीचर क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट. यूनियन और स्टेट्स के बीच में जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉपर चलाने के लिए, वो एक फेडरल फीचर है. ठीक है. Which one of the following statements is correct regarding parliamentary form of government? Parliamentary form of government के regarding इनमें से कौन सा statement जो है वो correct है? The legislature is responsible to judiciary. The legislature is responsible to executive. The legislature and the executive are independent. The president is responsible to judiciary. None of the above, more than one of the above. तो ये सभी statement गलत हैं. Correct answer is E, none of the above. Indian constitution is rigid, flexible, neither rigid nor flexible, partly rigid and partly flexible. Correct answer is D, partly rigid and partly flexible. Indian constitution बहुत ज़्यादा rigid भी नहीं है और बहुत ज़्यादा flexible भी नहीं है. ठीक है. Which one of the following points differentiates the Indian parliamentary system and British parliamentary system? Collective responsibility, judicial review, bicameral legislature, real and nominal executive. Correct answer is B, judicial review. इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम में और ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या डिफरेंस आ जाता है? जुडिशियल रिव्यू का. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फेडरल फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा फेडरल फीचर नहीं है इनमें से? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, ये है. एंटायरली रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी है. सिंगल सिटीजनशिप, ये नहीं है. इंडिपेंडेंट जुडिशरी इज ऑल्सो अ फीचर ऑफ फेडरल. ठीक है. द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट गेट अथॉरिटी फ्रॉम. सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को अथॉरिटी कहाँ से मिलती है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया या फिर इंडियन पार्लियामेंट. करेक्ट आंसर इज ए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को अथॉरिटी मिलती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से. इंडिया इज ए रिपब्लिक विच इम्प्लाइज दैट. इंडिया एक रिपब्लिक है, इसका क्या मतलब है? द हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड. द कंट्री इज फ्री. द कंट्री possesses a democratic system of government. The final authority in the country is rest with the parliament. Correct answer is A, the head of the state is elected. रिपब्लिक का मतलब होता है कि जो हेड होगा स्टेट का वो इलेक्टेड होता है. व्हाट इज द नेचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का क्या नेचर है? फेडरल, यूनिटरी, पार्लियामेंट्री, फेडरल इन नेचर बट यूनिटरी इन स्पिरिट, नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव. इसका करेक्ट आंसर होगा डी, फेडरल इन नेचर बट यूनिटरी इन स्पिरिट. Who called the Indian federalism as the cooperative federalism? इंडियन फेडरलिज्म को कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कौन कहता है? किसने कहा? जी ऑस्टिन, केसी वेयर, सर आइवर जेनिंग्स, डी डी बसु. करेक्ट आंसर इज ए, जी ऑस्टिन. हु सेड इंडिया इज अ क्वाजी फेडरल स्टेट? कौन कहता है इंडिया एक क्वाजी फेडरल स्टेट है? हरोल्ड लस्की, आइवर जेनिंग्स, लॉर्ड ब्रेसे, केसी वेयर. Correct answer is D, Casey Ware. Which one of the following is incorrect about the Indian political system? Indian political system के बारे में इनमें से क्या incorrect है? Secular state, parliamentary system of government, federal policy, presidential system of government. अब देखो यहाँ पे ऑप्शन दिया है parliamentary system of government और यहाँ पे दिया है presidential system of government. इट्स ऑब्वियस कि इनमें से कोई एक स्टेटमेंट होगा. हमारी कंट्री में तो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट प्रिवेल करता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम.
Which one of the following is not true in relation to the democratic determination? इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है? A state in which people are supreme. Supreme power is vested in elected head. Supreme power is vested in a person, likewise a king. A government formed by representative elected by the people. Correct answer is C. Supreme power is vested in a person, likewise a king. तो ऐसा तो हमारे मतलब ऐसा डेमोक्रेटिक डिटर्मिनेशन तो ऐसा नहीं होता है ना. Who of the following has stated that the constitution has not been set in a tight mold of federalism? ऐसा किसने कहा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो पूरी तरीके से फेडरलिज्म नहीं है, यानी फेडरलिज्म के टाइट मोल्ड में नहीं है. इसका यही मतलब हुआ कि ये हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो पूरी तरीके से फेडरलिज्म नहीं है ना, कुछ यूनिटरी फीचर्स भी हैं इसमें. करेक्ट आंसर इज सी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर. In the context of India, which one of the following is the characteristic appropriate for bureaucracy? इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर देखें तो इनमें से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक जो है वो अप्रोप्रिएट है ब्यूरोक्रेसी के लिए? An agency for widening the scope of parliamentary democracy, an agency for strengthening the structure of federalism, an agency for facilitating political stability and economic growth, an agency for the implementation of public policy. तो देखो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, एन एजेंसी फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी. ये सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट है फॉर ब्यूरोक्रेसी. अ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट बाय डेफिनेशन इज अ. कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट क्या होता है? गवर्नमेंट बाय लेजिस्लेचर, पॉपुलर गवर्नमेंट, मल्टी पार्टी गवर्नमेंट या फिर लिमिटेड गवर्नमेंट. करेक्ट आंसर इज डी, लिमिटेड गवर्नमेंट. A constitutional government is a limited government. Next, on which of the following dates Constituent Assembly of India adopted the national flag? National flag कब adopt किया गया Constituent Assembly के द्वारा? 22nd January 1950, 24th January 1950, 22nd July 1947, 22nd July 1948. Correct answer is C, 22nd July 1947. Next, on which day the design of the national flag of India was adopted? किस डेट को नेशनल फ्लैग की डिजाइन अडॉप्ट की गई थी? एक ही बात है कि किस डेट को नेशनल फ्लैग अडॉप्ट किया गया था या फिर किस दिन नेशनल फ्लैग की डिजाइन अडॉप्ट की गई थी. करेक्ट आंसर इज बी, 22nd July 1947. नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन. Of the following political features, which is are common to India and USA? इन फीचर्स में कौन सा फीचर जो है वो इंडिया और यूएसए में कॉमन है? रेजिडरी पावर्स वेस्टेड इन द सेंटर, रेजिडरी पावर्स वेस्टेड इन द स्टेट्स, प्रेसिडेंट हैज द पावर ऑफ पॉकेट वीटो, द अपर हाउस हैज सम नॉमिनेटेड मेंबर्स. करेक्ट आंसर इज ए, 3 ओनली. जो थर्ड वाला स्टेटमेंट है, प्रेसिडेंट हैज द पावर ऑफ वीटो, पॉकेट वीटो, तो ये इंडिया और यूएसए में कॉमन है.